दर्शन शास्त्र कक्षा 11 अध्याय 4 का आज हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम अध्याय 1, 2, 3 का हम अध्ययन कर चुके हैं, जो सेकंड ग्रेड सामाजिक विज्ञान से तैयारी करने वाले साथियों के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस पाठ्य पुस्तक में से आपको 4 पाठ पढ़ने हैं। 4 में से आपके 8 से 9 प्रश्न है वो पूछ लिए जाएंगे, तो आप इनको बार बार पाठ को पढ़ें और इनमें से क्वेश्चन है वो भी हल करवाए जाएंगे। तो शुरू करते हैं। दर्शन शास्त्र कक्षा 11 अध्याय 4 व्यक्ति और समाज। व्यक्ति और समाज। नीति शास्त्र का अध्ययन करने पर हमने पिछले अध्यायों में जाना है कि यह सामाजिक जीवन जीने वाले मनुष्यों के आचरण के मूल्यांकन के लिए मापदंड की स्थापना करता है। यानी नीति शास्त्र है ये सामाजिक जीवन जीने वाले मनुष्यों के लिए आचरण के यानी व्यवहार के मूल्यांकन के लिए मापदंड की स्थापना करता है। समाज के अभाव में हम मनुष्य का विचार तो कर सकते हैं, परंतु उसके आचरण की बात समाज में रहते हुए ही की जा सकती है। यानी व्यक्ति के लिए समाज की आवश्यकता होती है। समाज के बिना व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है। हम मनुष्य का विचार तो कर सकते हैं, परंतु उसके आचरण की बात बिना समाज में रहते हुए नहीं कर सकते। आचरण मनुष्य के ऐच्छिक कर्मों से बनता है। आचरण किससे बनता है? ऐच्छिक कर्मों से। यहाँ पूछा जा सकता है आचरण कैसे बनता है? ऐच्छिक कर्मों से बनता है। ऐच्छिक कर्म वे कर्म है जिनका चुनाव व्यक्ति अपने स्वतंत्र विवेक से करता है। कर्म के चुनाव, कर्तव्य, चरित्र, नैतिक उत्तरदायित्व इत्यादि चर्चाएं तभी की जा सकती है जब मनुष्य सामाजिक जीवन व्यतीत करे। यानी कर्म का चुनाव, कर्तव्य, चरित्र, नैतिक उत्तरदायित्व, इन पर हम चर्चाएं तभी कर सकते हैं जब मनुष्य सामाजिक जीवन या समाज में रहता हो। अरस्तु ने मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहा है। मनुष्य को सामाजिक प्राणी किसने कहा है? अरस्तु ने। अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में वह लिखता है कि जो मनुष्य समाज में नहीं रहता वह वास्तव में मनुष्य न होकर या तो पशु है या फिर देवता है। ये जो कथन है अरस्तु का, ये पेपर में पूछा गया है, तो इसको आप और अच्छी तरह से याद कर लें। और ये किस पुस्तक में है? पॉलिटिक्स नाम की जो पुस्तक है अरस्तु की, उसमें ये लिखा गया है। हम विज्ञान की पुस्तकों में पढ़ते हैं पशुओं व अन्य जीवों में भी समूह में रहने की प्रवृत्ति होती है, परंतु उन्हें नैतिककर्ता नहीं कहा जा सकता। यानी पशुओं व अन्य जो जीव है वो समूह में रहते हैं, लेकिन उनको नैतिककर्ता नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कर्म करने अथवा नहीं करने के स्वतंत्र विवेक की शक्ति उनमें नहीं होती है। वे सहज व्यवहार करते हैं। यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सहज व्यवहार करते हैं? पशु व अन्य जीव। जबकि मनुष्य है वह सोच समझकर व्यवहार करता है। पशु या अन्य जो जीव है वो एक सहज तरीके से व्यवहार करते हैं, अपने आप व्यवहार करते हैं, जबकि मनुष्य है वो सोच समझकर व्यवहार करता है। व्यक्ति और समाज का संबंध घनिष्ठ माना जाता है। समाज व्यक्तियों से ही बनता है। समाज व्यक्तियों से ही बनता है, परंतु समाज से अलग उसका एक स्वतंत्र व्यक्तित्व भी होता है। यह व्यक्तित्व समाज के अभाव में विकसित नहीं हो सकता, परंतु न तो व्यक्ति को समाज का साधन मात्र समझा जा सकता और न ही उसके किसी ऐसे कर्म को जो समाज के हित के लिए नुकसानदेह हो को उचित माना जा सकता है। इस प्रकार नीति शास्त्र में भी अन्य सामाजिक विज्ञानों की भांति व्यक्ति एवं समाज की पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया जाता है। नीति शास्त्र में अन्य जो सामाजिक विज्ञान है उन्हीं की तरह ही व्यक्ति और समाज के अंदर जो पारस्परिक संबंध है उसका अध्ययन नीति शास्त्र में किया जाता है। व्यक्ति एवं समाज के इस संबंध में अधिकार एवं कर्तव्यों का विचार सर्वप्रमुख है। व्यक्ति और समाज का जो संबंध है उसमें व्यक्ति के क्या अधिकार है और क्या उसके कर्तव्य बनते हैं, इन पर विचार किया जाता है, क्योंकि इनके मध्य संघर्ष एक व्यवहारिक समस्या है जिसका संपूर्ण समाधान कानून से नहीं किया जा सकता। कानून के निर्धारण, कानून के प्रति सम्मान, व्यक्तिगत सामाजिक हित में संघर्ष के समाधान के लिए अधिकार और कर्तव्य के स्वरूप पर विचार
मनुष्य की संकल्प की स्वतंत्रता, नैतिक उत्तरदायित्व की धारणा, दंड के सिद्धांत के बारे में जानना जरूरी है। तो इस पाठ में हम क्या पढ़ेंगे, देखो, अधिकार और कर्तव्य के स्वरूप पर विचार करेंगे, मनुष्य की संकल्प की स्वतंत्रता के बारे में हम पढ़ेंगे, नैतिक उत्तरदायित्व के बारे में हम पढ़ेंगे, दंड के सिद्धांत के बारे में हम इस पाठ में जानेंगे। इस अध्याय में इन्हीं का अध्ययन किया जाएगा जो व्यवहारिक नीति शास्त्र का क्षेत्र है। व्यवहारिक नीति शास्त्र हमें जीवन की समस्याओं के समाधान हेतु मार्गदर्शन देता है। व्यवहारिक जो नीति शास्त्र है वह हमें जीवन की जो भी समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। अब इसमें हमारा प्रथम जो टॉपिक है वह है अधिकार एवं कर्तव्य। व्यक्ति अपने अस्तित्व एवं विकास के लिए समाज पर निर्भर होता है, साथ ही समाज व्यक्तियों के विकास से उन्नत और समृद्ध होता है। समाज है वो व्यक्तियों के विकास से ही उन्नत एवं समृद्ध बनता है। इस प्रकार हम पाते हैं कि व्यक्ति एवं समाज न सिर्फ घनिष्ठ रूप से संबंधित है अपितु परस्पर निर्भर भी है। यह निर्भरता ही अधिकार व कर्तव्य की धारणा है। अधिकार वह न्याय संगत व उचित मांग है जो व्यक्ति को अपने नैसर्गिक विकास के लिए आवश्यक होती है, और कर्तव्य समाज को बनाए रखने के लिए वह इस अधिकार की निरंतरता को बनाए रखने के लिए व्यक्ति की जिम्मेदारी है। अधिकार और कर्तव्य सापेक्ष धारणाएं हैं जिनका सार्थक विचार समाज के ही संदर्भ में है। समाज और व्यक्ति का सर्वांगीण विकास तभी संभव है जब अधिकार एवं कर्तव्यों में संतुलन हो। यानी समाज और व्यक्ति का सर्वांगीण विकास कब होता है? जब अधिकार एवं कर्तव्यों में क्या हो? संतुलन हो, सामंजस्य हो। एक नैतिक रूप से विकसित समाज अपने सदस्यों की उचित मांगे स्वीकार भी करता है और कर्तव्य पालन की अपेक्षा भी करता है। इस प्रकार कर्तव्य व अधिकार परस्पर संबंधित मालूम होते हैं। इनके संबंध को जानने से पूर्व इनके स्वरूप व प्रकार पर चर्चा आवश्यक है। अधिकार, अधिकार समाज द्वारा स्वीकृत, अधिकार है वो समाज द्वारा स्वीकृत व्यक्तियों की वे उचित मांगे हैं जो उसके स्वतंत्र विकास हेतु आवश्यक है। तो अधिकार क्या है? अधिकार समाज द्वारा स्वीकृत वे मांगे हैं, उचित मांगे हैं जो उसके स्वतंत्र विकास हेतु आवश्यक है। व्यक्ति के स्वतंत्र विकास हेतु आवश्यक है, वे क्या है? अधिकार है। यहाँ स्वतंत्र विकास का अर्थ शर्तहीनता नहीं है। प्रत्येक समाज कुछ शर्तों के आधार पर ही अधिकार देता है। देखो, प्रत्येक समाज है वो कुछ शर्तों के आधार पर ही क्या देता है? अधिकार देता है। यदि बिना किसी शर्त के सिर्फ अधिकार दे दिए जाए तो समाज नामक संस्था स्वयं ही ध्वस्त हो जाएगी। यानी समाज में जो व्यक्ति को अधिकार मिलते हैं वह शर्त पर मिलते हैं। यदि शर्त का महत्व इसमें नहीं है तो समाज का भी कोई महत्व नहीं रह जाता है। समाज का नष्ट होना व्यक्ति के विकास एवं जीवन की रक्षा के प्रति खतरा बन जाएगा। अधिकार किसी समाज के नागरिक की उचित मांगे हैं, परंतु ये सामाजिक हित के प्रतिकूल नहीं हो सकते। अधिकार नागरिक की उचित मांगे हैं परंतु ये सामाजिक हित के प्रतिकूल, यानी समाज का इसमें हित होना चाहिए। यदि हित नहीं है, उसके प्रतिकूल है, तो वो अधिकार नहीं हो सकते। समाज में अनेक सदस्य होते हैं, सभी की इच्छाओं, आकांक्षाओं, रुचियों में भेद होता है। ये हम जानते हैं भी, समाज में जो भी लोग रहते हैं उनकी इच्छाओं, आकांक्षाओं व रुचियों में क्या होता है? अंतर होता है। परंतु ऐसी इच्छाएं, रुचियां, महत्वाकांक्षाएं जो दूसरे लोगों के जीवन के प्रतिकूल हो वे स्वीकार नहीं की जा सकती। कुछ लोगों की इच्छाएं दूसरे लोगों के प्रतिकूल होती है तो वे समाज है वो उनको स्वीकार नहीं करता, उनको अधिकार नहीं मानता। इस प्रकार की अनुमति समाज के लिए आत्मघाती कदम है। यदि इनको अनुमति दे दी जाए तो ये समाज के लिए क्या है? आत्मघाती कदम होगा। अतः उचित यही है कि व्यक्ति को वही करने की अनुमति हो जो सभी सदस्यों व समाज के हित में अनुकूल हो। अकेले व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं होता। अधिकार हमेशा समाज के सदस्य के रूप में प्रदान किए जाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि अधिकार का प्रयोग सामान्य हित व समाज के हित में किया जाए। हमें अधिकारों की स्वतंत्रता है
स्वच्छंदता नहीं है। व्यक्ति को अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए औचित्यपूर्ण ढंग से ही अपने अधिकारों का उपयोग करना चाहिए। यही उसका नागरिक धर्म है। भारत के नागरिक होने के नाते हमें यहाँ की सार्वजनिक संपत्ति का इस्तेमाल करने का अधिकार है, परंतु इस्तेमाल करते समय इसे क्षति या नुकसान नहीं पहुंचे, यह भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इससे अन्य लोगों को भी इस अधिकार का प्रयोग करने को मिलेगा और हमें भी भविष्य में अच्छी अवस्था में प्रयोग करने हेतु प्राप्त होंगे। समाज में हमें जो अधिकार प्राप्त होते हैं दो प्रकारों में बंटे होते हैं। समाज में जो अधिकार हमें प्राप्त होते हैं वह दो प्रकारों में बांटे जा सकते हैं। एक तो हमें अधिकार होते हैं कानूनी अधिकार, समाज में हमें कानूनी अधिकार है। दूसरे है नैतिक अधिकार। तो समाज में दो प्रकार के अधिकार है, कानूनी अधिकार और नैतिक अधिकार। राज्य लोगों के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कुछ अधिकारों का कानून का रूप देता है। राज्य विकास की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कानून अधिकारों को कानून का रूप देता है, जिनका उल्लंघन करने पर दंड की व्यवस्था भी राज्य करता है। ये कानूनी अधिकार होते हैं, जैसे शोषण के विरुद्ध अधिकार। परंतु सभी अधिकारों को कानूनी रूप देना संभव भी नहीं होता, न ही यह हमारी गरिमा के अनुकूल है। हम नैतिक प्राणी हैं। हम क्या है? नैतिक प्राणी हैं। इसीलिए हमें नियमों का पालन अपनी आंतरिक इच्छा से भी करना चाहिए। नैतिक अधिकार वे अधिकार है जो समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं। तो नैतिक अधिकार कौन से हैं? जो समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं, और कानूनी अधिकार जो राज्य द्वारा स्वीकृत होते हैं। इनके लिए कोई कानून या दंड का प्रावधान नहीं होता है। मनुष्य का अंतः विवेक, सामाजिक निंदा का भय ही इनका पालन करवाता है। नैतिक जो अधिकारों का पालन करता है मनुष्य, वह सामाजिक निंदा के भय से ही इनका पालन करता है। जैसे वृद्ध माता पिता द्वारा अपने बच्चों से देखभाल का अधिकार। यदि आप इनकी देखभाल नहीं करोगे तो समाज में आपकी क्या होगी? निंदा होगी। यह निंदा ही ये नैतिक अधिकारों का पालन करवाते हैं। नेक्स्ट है मूल अधिकार। अधिकार के बाद में मूल अधिकार। मूल अधिकार वे अधिकार है जिनसे वंचित करने पर व्यक्ति न तो अपना विकास कर सकता और न ही समाज के कल्याण में कोई योगदान कर सकता। अधिकतर विचारक इन अधिकारों को स्वीकार करते हैं। इन अधिकारों को मौलिक नैतिक अधिकार कहा जाता है। तो मौलिक नैतिक अधिकार किसे कहा जाता है? मूल अधिकारों को। वैधानिक या कानूनी अधिकारों के रूप में इन्हें स्वीकारा जाता है। तो ये कौन कौन से मूल अधिकार है? जीने का अधिकार। किसी भी नैतिक समाज में यह अपेक्षा की जाती है कि व्यक्ति को जीने से वंचित नहीं किया जाए। यह प्राथमिक अधिकार है। ये कौन सा अधिकार है? जीने का अधिकार। ये याद रखना है, प्राथमिक अधिकार है। इसे प्राप्त करके ही व्यक्ति अपना विकास तथा समाज के प्रति अपने कर्तव्यों की पूर्ति कर सकता है। जीने का अधिकार आत्महत्या व हत्या दोनों को अनुचित मानता है। कौन सा अधिकार आत्महत्या व हत्या को अनुचित मानता है? जीने का अधिकार। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार। जीवन का होना मात्र ही विकास के लिए पर्याप्त नहीं है। इसे अपने सर्वांगीण विकास के लिए इच्छा स्वतंत्रता का प्रयोग करने का अवसर मिलना चाहिए। इच्छा स्वतंत्रता मनमर्जी नहीं है, यानी स्वतंत्रता इच्छा की स्वतंत्रता है, ये मनमर्जी भी नहीं। हम मनमर्जी भी नहीं कर सकते, अपने को स्वतंत्रता का अधिकार है इसका मतलब। यह सीमित स्वतंत्रता है जो एक सुव्यवस्थित राज्य में वहीं तक होती है जहां दूसरों की स्वतंत्रता में बाधा उपस्थित न हो। यानी हमें स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन हम मनमर्जी नहीं कर सकते, दूसरों की स्वतंत्रता को बाधित नहीं कर सकते। नेक्स्ट है संपत्ति का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को विकास के लिए भौतिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। उसे उचित सीमा तक संपत्ति अर्जित करने, स्वामित्व का अवसर मिलना चाहिए। इस अधिकार का प्रतिबंध सामाजिक कल्याण तथा ईमानदारी से धन कमाने के नैतिक कर्तव्यों से जुड़ा है। यानी सामाजिक कल्याण करना और ईमानदारी से धन कमाना, ये किससे संबंधित है? संपत्ति के अधिकार से। समझौते की पूर्ति का अधिकार। समझौते की पूर्ति का अधिकार निजी संपत्ति रखने का अधिकार सामाजिक कर्तव्यों के पालन से जुड़ा है।
जब हम समाज में रहकर अपना विकास करते हैं तो पारस्परिक समझौते के अनुसार रहना होता है, जिसमें कठिनाई की स्थिति में समर्थ व्यक्ति से उचित समय पर सहायता प्राप्त करने का अधिकार होता है। जब ये होता ही आया है, जब समर्थ व्यक्ति कोई होता है तो वह उचित समय पर समाज की और अन्य गरीब व्यक्तियों की सहायता करता है। तो ये है समझौते की पूर्ति का अधिकार। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा ही वह साधन है जिससे मनुष्य अपनी क्षमताओं का विकास और सदुपयोग कर सकता है। अतः अपनी संभावनाओं के अनुरूप मनुष्य को बौद्धिक विकास का अवसर मिलना नैतिक अधिकार है। नेक्स्ट है कर्तव्य। कर्तव्य वे उचित कर्म कहे जा सकते हैं जिन्हें करने के लिए मनुष्य बाध्यता का अनुभव करता है। कर्तव्य वे उचित कर्म है, सही कर्म है, जिन्हें करने के लिए मनुष्य बाध्यता का अनुभव करता है। कर्तव्यों का अधिकारों से संबंध है, इसलिए कर्तव्य को समाज द्वारा स्वीकृत व्यक्तियों के ऋण के रूप में माना जाता है। हमें अपने सर्वांगीण विकास का अवसर जिस समाज में मिलता है वहां अधिकारों का उपभोग करते हुए कुछ नैतिक बाध्यताओं का भी अनुभव किया जाता है। हम वहां अधिकारों का उपयोग भी करते हैं और कुछ नैतिक जो बाध्यताएं हैं उनका भी हम अनुभव करते हैं। ये नैतिक बाध्यताएं हमारी स्वाभाविक इच्छा से प्रेरित नहीं होती, इनका पालन करने का हमें अभ्यास करना पड़ता है। कर्तव्यों के पालन का प्रभाव कर्ता के बजाय अन्य व्यक्ति व समाज पर पड़ता है, परंतु कर्तव्य पालन करने पर हमें संतोष का अनुभव होता है। अतः कर्तव्य पालन के प्रति हमारे मन में नैतिक अनुमोदन की भावना होती है। जब हम कर्तव्य पालन में असफल होते हैं तो इस नैतिक अनुमोदन की भावना का अभाव होता है तथा नैतिक रूप से संवेदनशील व्यक्ति में आत्मग्लानि भी होती है। जब हम कर्तव्य पालन में असफल हो जाते हैं तो हमें क्या होती है? आत्मग्लानि होती है। समाज हमारे लिए कई उचित कर्म होते हैं। परंतु सभी को करने के लिए हम बाध्य नहीं होते। कर्तव्य व उचित कर्म में यही भेद है। कर्तव्य एक तो हमारा कर्तव्य बनता है और समाज के लिए उचित कर्म, इनमें यही भेद है कि कर्तव्य उचित कर्म होने के साथ बाध्यकारी भी होते हैं, जबकि वे उचित कर्म जो बाध्यकारी नहीं होते उन्हें कर्तव्य नहीं कहा जा सकता। किसी परिस्थिति में 2 या 2 से अधिक कर्म करना मनुष्य के लिए उचित हो सकता है। किसी परिस्थिति में 2 या 2 से अधिक कर्म करना मनुष्य के लिए क्या हो सकता है? उचित हो सकता है। परंतु किसी समय विशेष में कर्तव्य सिर्फ एक ही होता है। हम कार्य 2 या 2 से अधिक कर सकते हैं, लेकिन कर्तव्य सिर्फ एक ही हम कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे कर्तव्यों में संघर्ष होता है, जैसे सत्य बोलना भी हमारा कर्तव्य है तथा किसी की जान बचाना भी हमारा कर्तव्य है। यदि दोनों में संघर्ष हो तो चयन मुश्किल हो जाता है। मान लो अगर हमारे झूठ बोलने से किसी की जान बचती है तो देखो उसमें संघर्ष पैदा हो जाता है। एक तो हमें झूठ बोलना है, झूठ बोलने से जान बचती है। यदि हम सत्य बोलते हैं तो किसी की जान चली जाती है। तो इसलिए हम ये यहाँ संघर्ष की स्थिति होती है और उस समय चयन करना मुश्किल हो जाता है कि हमें क्या करना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में कोई निश्चित नियम बनाकर समाधान नहीं ढूंढा जा सकता, क्योंकि मानवीय परिस्थितियां बहुत जटिल होती है। परंतु व्यक्तिगत राग द्वेष छोड़कर तटस्थता के साथ व्यापक सामाजिक हित व विवेकपूर्ण अंतर्दृष्टि से कर्तव्य का निर्धारण किया जा सकता है। व्यक्तिगत जो राग द्वेष होता है उसको छोड़कर अपने आप को तटस्थ रख करके हमें ये निर्णय विवेकपूर्ण अंतर्दृष्टि से कर्तव्य का निर्धारण करना चाहिए। तो ये कर्तव्य के बारे में है। नेक्स्ट है मूल कर्तव्य। पहले हमने अधिकार पढ़ा, फिर मूल अधिकार, फिर कर्तव्य और फिर मूल कर्तव्य। मूल नैतिक अधिकारों की भांति कुछ मूल कर्तव्यों को भी स्वीकारा जाता है, जो इस प्रकार है। मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं? जीवन का सम्मान। प्रत्येक व्यक्ति को अपने व दूसरों के जीवन का सम्मान करना चाहिए। इस दृष्टि से आत्महत्या व हत्या दोनों क्या है? अनैतिक कर्म है। आत्महत्या व हत्या दोनों अनैतिक कर्म है। स्वतंत्रता का सम्मान। हमें अपनी स्वतंत्रता के साथ दूसरों की स्वतंत्रता का भी सम्मान करना चाहिए। कांट के अनुसार मनुष्य को
साध्य मानना चाहिए, कभी भी साधन नहीं बनना चाहिए। इस दृष्टि से किसी को दास बनाना, शोषण करना अनैतिक है, क्योंकि सबको स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का सम्मान है, वो हमें करना चाहिए। संपत्ति का सम्मान, हमें जिस प्रकार अपने निजी धन के उपयोग का अधिकार है, ऐसे ही दूसरों की संपत्ति को छल या चोरी से प्राप्त न करना हमारा क्या बनता है, नैतिक कर्तव्य बनता है। तो नीति शास्त्र हमें ये इन 4 पाठों में जो भी सिखाता है वह नैतिक कर्तव्य के बारे में हमें सिखाता है। सामाजिक व्यवस्था का सम्मान, हमें सामाजिक व्यवस्था अधिकार प्रदान करती है, इसलिए इस व्यवस्था व इसकी संस्थाओं को बनाए रखने में सहयोग करना हमारा कर्तव्य है। समाज की जितनी भी संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं हैं, उनका हमें सहयोग करना चाहिए, उन संस्थाओं को बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। सत्य का सम्मान, प्रत्येक व्यक्ति का नैतिक दायित्व है कि वह सत्यभाषी हो, मिथ्या भाषण न करे। इस प्रकार आचरण उसके विचार, वचन, कर्म सामंजस्य प्रदान करेगा और समाज में उसका सकारात्मक योगदान होगा। प्रगति में सम्मान, मनुष्य का नैतिक कर्तव्य है कि वह स्वयं की एवं समाज की प्रगति में आस्था रखने के साथ साथ इस हेतु प्रयास भी करे। यानी प्रगति में सम्मान होना चाहिए। मनुष्य का नैतिक कर्तव्य बनता है कि वह स्वयं की और समाज की प्रगति में आस्था रखते हुए इसका प्रयास करे। इस प्रकार कुछ मूल कर्तव्यों पर विचार किया जा सकता है, परंतु इन्हें निश्चित करना संभव नहीं है। सामान्य परिस्थितियों में प्रत्येक समय और स्थान पर कुछ कर्तव्य सभी मनुष्यों के लिए अनिवार्य स्वीकारे जाते हैं, जैसे सत्य बोलना, चोरी न करना, वचन पूरा करना, सबके प्रति करुणा, स्नेह रखना, ये सार्वभौमिक कर्तव्य कहलाते हैं। तो ये सार्वभौमिक कर्तव्य है, इनका उल्लंघन सिर्फ विशेष परिस्थिति में ही स्वीकार्य होता है। अधिकारों एवं कर्तव्यों में संबंध, हमने अधिकार पढ़े, फिर मूल अधिकार, फिर कर्तव्य पढ़े, फिर मूल कर्तव्य। अब अधिकार और कर्तव्यों में संबंध क्या है? अधिकार और कर्तव्य में क्या संबंध है? कर्तव्य व अधिकार दोनों की सार्थकता सामाजिक जीवन पर निर्भर है। यानी कर्तव्य और अधिकार दोनों की जो निर्भरता है वो सामाजिक जीवन पर निर्भर है। समाज से अलग न तो अधिकार की बात की जा सकती और न ही कर्तव्य को समझा जा सकता। कर्तव्य व अधिकार परस्पर क्या है, एक दूसरे के पूरक है। प्रत्येक अधिकार अपने साथ बाध्यता लाता है। प्रत्येक जो अधिकार है वो अपने साथ क्या लाता है, बाध्यता लाता है। जैसे यदि हमें संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार है तो यह बाध्यता भी है कि हम दूसरों की संपत्ति छल से प्राप्त नहीं करें। तो देखो, अधिकार और कर्तव्य में यह संबंध है। यदि विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार हमें प्राप्त है तो यह भी नैतिक बाध्यता है कि हम दूसरों के विचार व भावनाओं का भी आदर करें। इस प्रकार अधिकार और कर्तव्य अलग अलग करके नहीं देखे जा सकते। जहां एक अधिकार हमें प्राप्त होता है तो उसकी रक्षा करना दूसरे के लिए वो क्या बन जाता है, कर्तव्य माना जाता है। दूसरे का जहां अधिकार होता है उसका सम्मान करना हमारा क्या होता है, कर्तव्य होता है। अधिकार व कर्तव्य एक दूसरे पर आश्रित है, परंतु ऐसा नहीं है हम कर्तव्यों के लिए अधिकारों की बलि दे दें। कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जिनका उपयोग करके हम अपना स्वतंत्र एवं गरिमापूर्ण विकास कर सकते हैं। यदि हम अपनी स्वतंत्रता में गरिमा का हक प्राप्त नहीं कर सकते तो समाज के समुचित विकास में अपना वास्तविक योगदान नहीं दे पाते। समाज में अन्याय व शोषण का सहयोगी बनते हुए इन्हें सहन करते हुए जीवन जीना नैतिक दृष्टि से अनुचित है। समाज में यदि हमारे साथ अन्याय होता है, शोषण होता है और हम उसको सहन कर रहे हैं, जी रहे हैं, तो ये क्या है, अनुचित है। नैतिक दृष्टि से क्या है, अनुचित है। कर्तव्य व अधिकार में घनिष्ठ संबंध है, परंतु उनमें भेद भी है। कर्तव्य और अधिकार है उसमें घनिष्ठ संबंध भी है और अंतर भी है। कर्तव्य का उद्देश्य अपना हित नहीं, दूसरों का हित है। कर्तव्य का उद्देश्य क्या है, अपना हित नहीं, दूसरों का हित है। कर्तव्य समाज द्वारा व्यक्ति से ऐसे कार्यों की मांग करता है।
कर्तव्य है वो समाज द्वारा व्यक्ति से ऐसे कार्यों की मांग करता है जिसमें वह स्वेच्छा से अपनी स्वार्थ मूलक प्रवृत्तियों पर बंधन लगाता है, उन्हें सीमित करता है। जबकि अधिकार स्वयं के हित से संबंधित है, जो अपने विकास के लिए समाज से की गई उचित मांग है। नेक्स्ट है संकल्प की स्वतंत्रता एवं नैतिक उत्तरदायित्व। संकल्प की स्वतंत्रता और नैतिक उत्तरदायित्व। अधिकार एवं कर्तव्यों की बात मनुष्यों के संदर्भ में प्रमुखतः विचार की जाती है। यद्यपि हम पशु अधिकार की चर्चा भी समाज में पाते हैं, परंतु पशुओं के संबंध में कर्तव्यों की बात नहीं की जाती। पशुओं के संबंध में हम कर्तव्यों की बात नहीं कर सकते, ये मनुष्य के संबंध में ही कर्तव्यों की बात कर सकते हैं। ऐसा क्यों है? दरअसल मनुष्य ही एक सामाजिक प्राणी, एकमात्र सामाजिक प्राणी है जिसे नैतिककर्ता कहा जाता है, जिसके दो कारण है। उसके द्वारा किए गए कर्मों का अन्य मनुष्यों, जीवों व भौतिक वस्तुओं पर प्रभाव पड़ता है। मनुष्य अपने कर्मों को इस रूप में करने को भी स्वतंत्र है कि यह प्रभाव किसी के लिए नुकसानदायक न हो। मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, यद्यपि उसमें संवेग और इच्छाएं भी पाई जाती है, परंतु वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति अन्य प्राणियों की भांति नहीं करता। सभी जीव जंतु अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अपने परिवेश से करते हैं। उनका व्यवहार एक जैसा होता है। गाय का व्यवहार, चिड़िया का व्यवहार उनकी प्रजाति के अनुरूप होता है, परंतु मनुष्य प्रजाति के संदर्भ में इस प्रकार की एकरूपता नहीं पाई जाती। इसका कारण है कि मनुष्य एक ऐसा जीव है जो आत्म निर्धारित है, अर्थात वह अपने कर्मों को करने या न करने के लिए क्या है? स्वतंत्र है। संकल्प की स्वतंत्रता है उसे। हम मनुष्य के कर्मों को दो श्रेणी में बांटते हैं। मनुष्य के कर्मों को कितनी श्रेणी में बांटा गया है? दो श्रेणी में बांटा गया है। कौन कौन से? देखो, अनैच्छिक कर्म और ऐच्छिक कर्म। मनुष्य के कर्मों को दो श्रेणी में बांटा गया है, अनैच्छिक कर्म और ऐच्छिक कर्म। अनैच्छिक कर्म कौन से हैं? ये ऐच्छिक क्रियाओं का आधार मानी जाती है। ये मूल प्रवृत्ति जन्य स्वतः चालित शारीरिक क्रियाएं ऐसी क्रियाएं हैं जिसमें मनुष्य के संकल्प की भूमिका नहीं होती। इनके होने और परिणामों पर मनुष्य का नियंत्रण नहीं होता। अनैच्छिक क्रियाओं पर मनुष्य का नियंत्रण नहीं होता। इसके लिए मनुष्य को उत्तरदायी भी नहीं माना जाता है, क्योंकि ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं, इसलिए मनुष्य को उत्तरदायी नहीं माना जाता। फिर है ऐच्छिक क्रियाएं। ऐच्छिक कर्म मनुष्य के संकल्पनात्मक कर्म है। मनुष्य के संकल्पनात्मक जो कर्म है वह कौन से कर्म है? ऐच्छिक कर्म, जिन्हें करने अथवा नहीं करने के लिए वह स्वतंत्र होता है। मनुष्य क्या होता है? स्वतंत्र होता है। मनुष्य जानबूझकर एक से अधिक विकल्पों में से चुनाव करते हुए उद्देश्य या प्रयोजन को जानते हुए उसे करता है। इस प्रकार इन कर्मों के परिणाम का नियंत्रण स्वतंत्र इच्छा से उसे चुनने व न चुनने पर आधारित होता है। इस प्रकार कर्मों के लिए मनुष्य को उत्तरदायी माना जाता है। ऐच्छिक कर्मों का ही नैतिक मूल्यांकन किया जाता है, यानी जो हम मनुष्य कर सकता है, नहीं कर सकता है, उनका ही नैतिक मूल्यांकन किया जाता है। नैतिक मूल्यांकन के अंतर्गत विचार किया जाता है कि अमुक कर्म शुभ है या अशुभ है, उचित है या अनुचित है, इत्यादि। इस प्रकार ऐच्छिक कर्म का आधार मनुष्य के संकल्प का स्वतंत्र स्वरूप है और यही उसके नैतिक उत्तरदायित्व का आधार है। तो ये आपको याद रखना है, ऐच्छिक कर्म का आधार मनुष्य के संकल्प की स्वतंत्रता का स्वरूप है और यही उसके नैतिक उत्तरदायित्व का आधार है। प्रश्न पूछा जाएगा, कौन सा कर्म है? ऐच्छिक कर्म। संकल्प की स्वतंत्रता। मनुष्य बौद्धिक प्राणी होने के साथ साथ संवेग, इच्छाएं व मूल प्रवृत्तियां रखता है, परंतु ये संवेग, इच्छाएं, प्रवृत्तियां संकल्प से निर्धारित और नियमित की जाती है। हम अपनी भूख को नियंत्रित कर सकते हैं, अपने क्रोध पर काबू प्राप्त कर सकते हैं। इन दोनों प्रवृत्तियों में संकल्प की भूमिका होती है। संकल्प की अनुपस्थिति में मनुष्य पशु जैसा या उससे भी बुरा व्यवहार कर सकता है। यदि मनुष्य के अंदर संकल्प की भावना नहीं है, संकल्प नहीं है, तो वह पशु जैसा व्यवहार करेगा, बुरा व्यवहार करेगा। संकल्प विचार या बुद्धि के आधार पर किया जाने वाला दृढ़ निश्चय होता है। संकल्प क्या होता है?
बुद्धि के आधार पर किया जाने वाला दृढ़ निश्चय होता है, जो हमारे कर्म में फलीभूत होता है। मनुष्य में विद्यमान नियामक शक्ति है, जिसे अंतर्वस्तु भावनाओं व इच्छाओं से प्राप्त होती है। यह मात्र उन्हें नियमित और नियंत्रित करता है। उचित या उपयुक्त ढंग से नियमन व नियंत्रण का अभ्यास ही शुभ संकल्प माना जाता है। उचित या उपयुक्त ढंग से हम इन भावनाओं इच्छाओं का नियंत्रण और अभ्यास करते हैं, वही क्या है, शुभ संकल्प माना जाता है। इस प्रकार संकल्प की स्वतंत्रता मनुष्य की वह शक्ति है जिसका उपयोग कर वह अपनी इच्छा, स्वतंत्र इच्छा से किसी कर्म को करने या नहीं करने का चुनाव कर सकता है। यदि मनुष्य किसी व्यवस्था या बाध्यतावश कोई कर्म करता है तो उसे स्वतंत्र संकल्प पर आधारित नहीं माना जाता। प्रश्न पूछे जाते हैं इस प्रकार बना करके, तो इसमें से क्वेश्चन पहले पूछा भी गया है, तो इसको अच्छी तरह आप पढ़ लें। संकल्प की स्वतंत्रता को नीति शास्त्र का मूल आधार माना जाता है। संकल्प की स्वतंत्रता को नीति शास्त्र का क्या माना जाता है, मूल आधार, क्योंकि हमारे समस्त कर्तव्य संबंधी निर्णयों का आधार यही शक्ति है। नीति शास्त्र की भाषा वर्णनात्मक नहीं होती। हम ऐसा नहीं करते। मनुष्य सत्य बोलता है, हम कहते हैं कि मनुष्य को सत्य बोलना चाहिए। नैतिक भाषा है, चाहिए क्या है, नैतिक भाषा है, पर नैतिक भाषा है पर नहीं चाहिए पर आधारित होती है। नैतिक भाषा है वो है पर भी सत्य बोलना है, नहीं चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, क्योंकि मनुष्य सत्य बोलने अथवा नहीं बोलने के लिए स्वतंत्र है। वह चाहे तो अपने को सत्य बोलने से रोक सकता है। इसलिए हमें नैतिक भाषा का प्रयोग करना है, तो चाहिए का पूछा जा सकता है। संकल्प की स्वतंत्रता के लिए कुछ अनिवार्य शर्तें हैं, जिनके बिना मनुष्य के संकल्प को स्वतंत्र नहीं माना जा सकता। ये अनिवार्य शर्तें इस प्रकार है। कर्म करने की क्षमता। मनुष्य को उन्हीं कर्मों को करने के लिए स्वतंत्र माना जाता है जिनके अनुरूप उसमें शारीरिक व बौद्धिक क्षमता हो। हम किसी डूबते हुए बच्चे को बचाने के लिए उस व्यक्ति को दोष नहीं दे सकते जो तैरना नहीं जानता। तो यहाँ ये वाक्य देकर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उद्देश्य पूर्ण कर्म, एक तो कर्म करने की क्षमता, क्यों कर्म करने की क्षमता, देखो उसमें डूबते हुए बच्चे को बचा नहीं सका। अगर बचा लेता तो वो उसका नैतिक, बचाना उसका नैतिक कर्तव्य था, लेकिन उसको तैरना ही नहीं आता, तो उसमें कर्म करने की जो क्षमता है वो नहीं थी, इसलिए हम उसको दोष नहीं दे सकते। उद्देश्य पूर्ण कर्म, हम किसी ऐसे व्यक्ति को अनुचित कर्म का दोषी नहीं मान सकते जिसे उस कर्म के संबंध में पूरी जानकारी न हो और ना ही उसने जानबूझकर उद्देश्य से प्रेरित होकर वह कर्म किया हो। यानी बिना जानकारी के कोई, जिसको हम भूल कहते हैं, भूल से कोई कार्य करता है तो वो उद्देश्य पूर्ण कर्म नहीं है। किसी अधिकारी को कर्मचारी के बीमार होने की जानकारी ना हो और वह उसे शारीरिक श्रम से संबंधित जिम्मेदारी दे दे, तो वो उसको हम दोषी नहीं मान सकते, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि कर्मचारी पहले से बीमार है। विकल्पों की उपस्थिति, ये शर्तें आपको याद रखना है। कर्म करने की क्षमता, उद्देश्य पूर्ण कर्म और विकल्पों की उपस्थिति। मनुष्य वास्तव में कर्म करने के लिए तभी स्वतंत्र माना जाता है जब उसके पास विकल्प हो। अपने पास विकल्प हो तभी हम उस विकल्प का चयन करके हम अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकते हैं। यदि विकल्प का अभाव है, हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं है, तो हमें एक ही काम करना होगा, चाहे वो सही है या गलत है। यदि विकल्प का अभाव है, परिस्थिति की बाध्यता से वह जो कर्म करता है उसका दोषी उसे नहीं माना जा सकता। आत्मरक्षा के लिए कोई जीव हिंसा हो जाती है तो मनुष्य को उसको दोषी नहीं माना जा सकता। आत्मरक्षा के लिए यदि मनुष्य किसी जीव की हत्या कर देता है तो उसे, मनुष्य को उसका दोषी नहीं माना जा सकता, क्योंकि उसके पास और कोई विकल्प ही नहीं था। नेक्स्ट है नैतिक उत्तरदायित्व। नैतिक उत्तरदायित्व, संकल्प की स्वतंत्रता की उपयुक्त शर्तें यह स्पष्ट करती है कि मनुष्य को नैतिक रूप से उत्तरदायी कब ठहराया जा सकता है। संकल्प की स्वतंत्रता में नैतिक आचरण की शर्त स्वीकारी जाती है। मनुष्य समाज में जो आचरण करता है वह उसके द्वारा चुने गए ऐच्छिक कर्मों का ही फल है। ऐच्छिक कर्मों के एक निश्चित रूप के चुनाव से आदतों का निर्माण होता है। ये आदतें अच्छी
या बुरी दोनों हो सकती है। शुभ कार्य करने की आदत को सद्गुण कहा जाता है। शुभ कार्य करने की आदत को क्या कहा जाता है? सद्गुण कहा जाता है। सद्गुण चरित्र की उत्तमता है। जिसमें सद्गुण है वह उसका चरित्र क्या है? उत्तम है। इस प्रकार कोई व्यक्ति अपने चरित्र एवं आदतों के लिए नैतिक रूप से उत्तरदायी होता है। नैतिक उत्तरदायित्व के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो नैतिक उत्तरदायित्व कब होता है? अपने चरित्र और आदतों के लिए व्यक्ति नैतिक उत्तरदायित्व होता है। उत्तरदायित्व किसी कर्म से संबंधित व्यक्ति की जिम्मेदारी है जो कर्म के अनुकूल उत्तर प्राप्त न होने पर व्यक्ति को नैतिक दृष्टि से दोषी मानती है। यहाँ पर यह ध्यान रखना आवश्यक है कि उत्तरदायित्व को नैतिक उत्तरदायित्व तभी कहा जाएगा जब वह संकल्प की स्वतंत्रता से संबंधित तीनों शर्तों को पूरा करता हो। हमने 3 शर्त पढ़ी है, उनको वह अगर पूरा करता हो तभी वह नैतिक उत्तरदायित्व माना जाएगा। उक्त शर्तों के अभाव में किसी व्यक्ति से जिम्मेदारी की अपेक्षा करना उचित नहीं है। जैसे छोटे बच्चे जो अबोध होते हैं, किसी के घर से कोई चीज बिना पूछे ले आते हैं तो उसे चोरी अनैतिक कर्म नहीं कहा जा सकता। शिक्षा का अवसर नहीं मिलने पर मिलने वाले बच्चे को पढ़ाई नहीं करने का दोषी नहीं माना जा सकता। हम उसको दोषी नहीं मान सकते क्योंकि उसको अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ। इस प्रकार नैतिक उत्तरदायित्व संकल्प की स्वतंत्रता से अनिवार्यतः संबंधित वह नैतिक प्रत्यय है जो व्यक्ति अपने प्रति व अन्य व्यक्तियों या सामाजिक हित के प्रति नैतिक कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करता है। ये जो कथन है, वाक्य है, ये आपको याद रखने हैं। इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। नैतिक उत्तरदायित्व में सन्निहित संकल्प की स्वतंत्रता का स्वरूप। मनुष्य अपने ऐच्छिक कर्मों के चुनाव में स्वतंत्र है। अपने जो ऐच्छिक कर्म है उसका चुनाव करने में वह स्वतंत्र है। वह शुभ आदतों या शुभ कर्मों के अभ्यास से सद्गुणी बनता है, परंतु इस सद्गुणी प्रवृत्ति और दुर्गुणी प्रवृत्ति के मूल में विद्यमान संकल्प की स्वतंत्रता का स्वरूप समझने के लिए 2 प्रकार के सिद्धांत है। सद्गुणी प्रवृत्ति बनने के लिए और दुर्गुणी प्रवृत्ति को समझने के लिए 2 प्रकार के सिद्धांत है। नंबर 1 है, देखिए, संकल्प की स्वतंत्रता अनियंत्रित है, उद्देश्यहीन चुनाव भी कर सकती है। उसका संबंध अतीत में किए जा रहे कर्मों से नहीं है। इस प्रकार संकल्प की स्वतंत्रता में आकस्मिक कर्म का चुनाव संभव है। इसे अनियंत्रणवाद कहते हैं। संकल्प की जो स्वतंत्रता है वह अनियंत्रित होती है, हमें उसको चुनने का अधिकार है, वो होता है, उस पर कोई किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता है क्योंकि हमें उसकी स्वतंत्रता प्राप्त होती है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? अनियंत्रणवाद कहते हैं। यदि इस सिद्धांत को हम स्वीकार करते हैं तो नैतिक उत्तरदायित्व की बात नहीं कर सकते क्योंकि इसके अनुसार तो चुनाव पूर्णतः अनिश्चित या स्वच्छंद है। यदि हम अनियंत्रणवाद को स्वीकार करते हैं तो हम नैतिक उत्तरदायित्व की बात नहीं कर सकते। दूसरा, इसमें संकल्प की स्वतंत्रता पूर्णतः नियंत्रित है। एक तो है संकल्प की स्वतंत्रता अनियंत्रित है, दूसरा है संकल्प की स्वतंत्रता पूर्णतः नियंत्रित है। मनुष्य का आनुवंशिक व्यवहार, परिस्थितियां, भौतिक सामाजिक वातावरण उसके द्वारा चुने गए कर्म का कारण है। इस प्रकार संकल्प की स्वतंत्रता होते हुए भी वह निश्चित कारणों के आधार पर व्यक्ति का व्यवहार निर्धारित है। इसे नियंत्रणवाद कहते हैं। यानी मनुष्य को संकल्प की स्वतंत्रता है, उन पर वह नियंत्रण कर सकता है। किस आधार पर? आनुवंशिक व्यवहार पर, परिस्थितियां ऐसी होती है, भौतिक सामाजिक वातावरण ऐसा होता है, तो वो संकल्प की स्वतंत्रता होते हुए भी वह निश्चित कारणों के आधार पर व्यक्ति का व्यवहार है वो निर्धारित होता है। इसे हम क्या कहते हैं? नियंत्रणवाद कहते हैं। यदि इस सिद्धांत को भी हम स्वीकार करते हैं तो नैतिक उत्तरदायित्व को नहीं समझा जा सकता क्योंकि कर्म का चुनाव व्यक्ति बाहर स्थित कारणों से निर्धारित होता है। अब देखो, व्यक्ति के पास संकल्प की स्वतंत्रता है और उस पर पूर्ण नियंत्रण है व्यक्ति का नहीं है। इसमें देखो, इसमें आनुवंशिक जो व्यवहार है उसके, परिस्थितियां हैं जो नियंत्रण करती है, भौतिक सामाजिक वातावरण है जो उस पर दबाव डालती है भी आपको इस पर नियंत्रण करना है। उस नियंत्रण को करते हुए
यदि वो उन पर नियंत्रण करता है तो वह नैतिक उत्तरदायित्व नहीं माना जा सकता। देखो दोनों में ये भी नैतिक उत्तरदायित्व नहीं माना जा सकता, इसमें भी नैतिक उत्तरदायित्व नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह बाहरी कारणों से निर्धारित होता है। ये जो अनुवांशिक है, व्यवहार है, परिस्थितियां हैं, भौतिक सामाजिक वातावरण है, ये उसको नियंत्रित करने के लिए प्रेरित करते हैं। बाहरी कारणों से वो दबाव में है, बाहरी कारण उसको प्रभावित करते हैं। तो दोनों से संकल्प की जो स्वतंत्रता है वो क्या होती है, प्रभावित होती है। संकल्प की स्वतंत्रता उक्त दोनों सिद्धांतों से स्पष्ट नहीं किया जा सकता। देखो आ गया ना, संकल्प की स्वतंत्रता को उक्त दोनों सिद्धांतों से स्पष्ट नहीं किया जा सकता। यहां स्वतंत्रता का अर्थ है आत्म नियंत्रण से है। व्यक्ति जब कर्ता होता है तो परिस्थिति, परिणाम इत्यादि का पूर्ण विश्लेषण करता है। उसे कर्म के प्रयोजन की स्पष्टता होती है, समाज के व्यापक हित व नैतिक आदर्श के उद्देश्य का उसे ज्ञान होता है। उसके सामने नैतिक और अनैतिक कार्य के चुनाव की स्वतंत्रता होती है, फिर भी वह स्वतंत्र संकल्प से नैतिक कर्म का चुनाव करता है। यह आत्म नियंत्रण है। यानी उस फिर भी वो देखो कितना उस पर दबाव भी होता है, सामाजिक दबाव भी होता है, अनुवांशिक होता है, परिस्थितियां ऐसी होती है, फिर भी वह आत्म नियंत्रण के द्वारा उस नैतिक कार्य का ही चुनाव करता है। आत्म नियंत्रण का अर्थ है व्यक्ति अपने द्वारा नियंत्रित है और अपने चरित्र निर्माण और सदाचार का निर्धारण स्वयं उसके चुनाव का परिणाम है। इसमें न आकस्मिकता है और न निश्चितता। चुनाव अभ्यास उसके चरित्र को संगठित करता है, जिसके आधार पर उसके व्यवहार से संबंधित अनुमान किया जा सकता है। जैसे महात्मा गांधी के अहिंसा के दृढ़ पालन के आधार पर उनके कार्यों एवं वचनों की व्याख्या की जा सकती है। जैसे महात्मा गांधी ने अहिंसा का जो दृढ़ पालन किया, उसके आधार पर हम उसके कार्यों की और वचनों की व्याख्या कर सकते हैं। नेक्स्ट है दंड का सिद्धांत। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। दंड का सिद्धांत। व्यक्ति और समाज परस्पर पूरक है, उनके मध्य एक नैतिक व्यवस्था है जिसकी पालना हेतु कानून व्यवस्था स्थापित की जाती है। राज्य की कानून व्यवस्था का आधार नैतिक ही होना चाहिए, अन्यथा कानून अपना शुभत्व खो देता है। क्योंकि समाज में सभी व्यक्तियों को नैतिक विकास समान नहीं होता, इसलिए अच्छे बुरे दोनों प्रकार के व्यक्ति समाज में रहते हैं। अच्छे बुरे से तात्पर्य यह नहीं है कि व्यक्तियों के दो प्रकार हैं, उसका अर्थ है कि समाज हित की दृष्टि से अच्छाई में सहायता करने वाला और व्यक्ति का कर्म अच्छा है तो बुराई में वृद्धि करने वाला कर्म बुरा है। यानी समाज हित में जो अच्छाई करता है उसका कर्म अच्छा है और बुराई में वृद्धि करने वाले का कर्म बुरा है। इन कार्यों के चुनाव के आधार पर व्यक्ति के चरित्र को अच्छा या बुरा कहा जाता है। चरित्र व्यक्ति अपने अभ्यास से अर्जित करता है। चरित्र कैसे अर्जित करता है? अपने अभ्यास से अर्जित करता है। ऐसा नहीं है कि एक बार जो चरित्र बन गया वह सदैव ऐसा ही रहेगा। मनुष्य के पास संकल्प की स्वतंत्रता है, वह अपनी भूल को सुधार सकता है। इस प्रकार एक बुरे चरित्र का व्यक्ति भी चाहे तो अच्छा हो सकता है, अच्छा व्यक्ति भी लापरवाही व कुसंगति से बुराई कर सकता है। दंड का उद्देश्य क्या है? व्यक्ति को बुराई करने से रोकना होता है। यदि दंड की व्यवस्था न हो तो अव्यवस्था और अशुभ बढ़ने की प्रवृत्ति रहती है। तो ये दंड का उद्देश्य आपको याद रखना है। इसीलिए सामाजिक व्यवस्था के लिए दंड को वांछनीय माना गया, यानी सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंड अनिवार्य माना गया है। इसी दृष्टि से मनुस्मृति में दंड को धर्म कहा गया है, क्योंकि दंड सभी का रक्षक है। इसमें दंड को धर्म कहा गया है मनुस्मृति में, ये कथन याद रखना है आपको। नेक्स्ट है दंड की परिभाषा एवं उसका स्वरूप। दंड किसे कहते हैं और उसका स्वरूप उसका क्या है? अपराध करने अर्थात नियम के विरुद्ध जानबूझकर कार्य करने वाले व्यक्ति को नियमानुसार किसी प्रकार से शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना ही क्या है? दंड। या तो अपराध करता है या नियम के विरुद्ध जाकर कोई कार्य करता है और उस व्यक्ति को जो नियमानुसार शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दी जाती है वही क्या है? दंड है। इस प्रकार दंड का संबंध अपराध से है। दंड का संबंध किससे है? अपराध से है। अपराध नीति विरुद्ध कार्य है। अपराध क्या है? नीति के विरुद्ध जो कार्य है वह अपराध है।
सभी अपराध एक ही स्तर के नहीं होते। कर्म का उद्देश्य और परिणाम अपराध के स्तर को निर्धारित करता है। अतः दंड का निर्धारण व्यक्ति के कर्म के उद्देश्य और परिणाम की दृष्टि को रखकर ही तय किया जाता है। यानी दंड का जो निर्धारण किया जाता है वह व्यक्ति के कर्म के आधार पर ही तय किया जाता है। दंड शारीरिक और मानसिक कष्ट के रूप में दिया जा सकता है, जिसका मूल उद्देश्य व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए अनुचित कार्य के बोध कराने के साथ साथ सामाजिक व्यवस्था की रक्षा करना भी होता है। दंड का नैतिक आधार है क्योंकि यह व्यक्ति के संकल्प की स्वतंत्रता और नैतिक उत्तरदायित्व से जुड़ा हुआ है। दंड का आधार क्या है? नैतिक आधार है। क्यों? क्योंकि यह संकल्प की स्वतंत्रता से और नैतिक उत्तरदायित्व से जुड़ा हुआ है। हम अपने ऐच्छिक कर्मों के चुनाव में स्वतंत्र है, परंतु इन कर्मों के परिणाम पर भी हमें विचार करना हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है। हमें स्वतंत्रता तो है, लेकिन उस स्वतंत्रता का परिणाम क्या होगा, रिजल्ट्स क्या होगा, यह भी सोचना हमारा नैतिक कर्तव्य है। यदि हम बिना विचार किए कानून तोड़ते हैं तो दोष हमारा है, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था का सम्मान, सत्य का सम्मान हमारे मूल नैतिक कर्तव्य है। अज्ञानवश भूल हो जाना तथा विचार ही ना करना भिन्न प्रकार के कर्म है। अज्ञानवश किसी व्यक्ति से भूल हो जाती है, जैसे अशिक्षित व्यक्ति दवाई की शीशी पर लिखा नाम तिथि नहीं पढ़ सकने के कारण मरीज को दवाई देने में गलती कर देता है, तो वह नैतिक दृष्टि से दोषी नहीं है। परंतु जो व्यक्ति दवाई की शीशी पर नाम व तिथि पढ़ने की गंभीरता को नहीं लेता, पढ़ा लिखा हुआ है और उसको गंभीरता से पढ़ता नहीं है, लापरवाह रहते हुए मरीज को दवाई पिला देता है, तो उसका कर्म नैतिक दृष्टि से अनुचित है, दोषी है वह। जानबूझकर किसी को गलत दवाई पिला देना अपराध है, जिसके लिए दंड आवश्यक है। दंड का अर्थ व्यापक है, जिसमें शारीरिक कष्ट और मानसिक कष्ट पहुंचाना ही उद्देश्य नहीं है। दंड का अर्थ क्या है? व्यापक है। अपराध को रोकना भी इसका उद्देश्य है। ये लाइन आपको याद रखनी है। अपराध को रोकना, अपराधी को उसकी गलती की सजा देना, उसे भविष्य में ऐसी गलती करने से बचाना भी इसके उद्देश्य है। तो दंड के उद्देश्य है वो आपको याद रखने हैं। इन्हीं आधारों पर दंड के 3 सिद्धांत स्वीकार किए गए हैं। प्रश्न पूछा गया है, दंड का तीसरा सिद्धांत है वो प्रश्न पेपर में पूछा गया है। तीसरा, 2 सिद्धांत ये है तो तीसरा कौन सा है? दंड के 3 सिद्धांत बताए गए हैं। पहला है प्रतिरोधात्मक, दूसरा है सुधारात्मक और तीसरा है प्रतिकारात्मक या प्रतिशोधात्मक। तो तीनों आपको याद रखने हैं, इनके नाम याद रखने हैं। तो देखिए, प्रतिरोधात्मक सिद्धांत, इस सिद्धांत का उद्देश्य, प्रतिरोधात्मक जो दंड है, इस सिद्धांत का उद्देश्य है भविष्य में दंड को रोकना है। तो भविष्य में दंड को रोकना इन तीनों में से किस सिद्धांत का उद्देश्य है? प्रतिरोधात्मक। यहां किसी व्यक्ति को दंड इसलिए दिया जाता है उससे सबक लेकर अन्य कोई भी इस तरह का अपराध करने का प्रयास न करे। यह प्रतिरोध चेतावनी के रूप में दिया जाता है। इस सिद्धांत में अपराध को रोकने के उद्देश्य से कठोर दंड भी उचित माना जाता है। जैसे चोरी के अपराध में मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। यहाँ दंड चोरी करने की सजा नहीं है, बल्कि भविष्य में कोई दूसरा चोरी करने का दुस्साहस न करे, इसलिए सजा दी जाती है। तो ये कथन याद रखना आपको। ये किसमें? प्रतिरोधात्मक सिद्धांत में। आलोचना की गई है इसकी। दंड का यह सिद्धांत संतोषप्रद नहीं माना जाता, क्योंकि यह व्यक्ति का प्रयोग अन्य लोगों को चेतावनी देने के साधन के रूप में करता है। अब देखो, उस व्यक्ति का प्रयोग अन्य लोगों को चेतावनी देने के लिए किया जा रहा है यदि उसको मृत्युदंड दिया जाता है। इस दृष्टि से व्यक्ति को उसके दंड के अनुपात से ज्यादा दंड देना भी उचित मान लिया जाता है, जो न्याय संगत नहीं है। दूसरों को चेतावनी देने के चक्कर में उसको ज्यादा दंड दे दिया जाता है। यह सिद्धांत अपराधी को सुधारने का कोई अवसर नहीं, इसमें सुधार वाली कोई बात नहीं है। जब मृत्युदंड ही दे दिया तो क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा, इसको अच्छी तरह याद कर लेंगे। सुधारात्मक सिद्धांत, नेक्स्ट कौन सा है? सुधारात्मक सिद्धांत। इस सिद्धांत का उद्देश्य अपराधी के चरित्र में सुधार लाना है। अपराधी के चरित्र में सुधार लाना है। यह सुधारात्मक नाम से ही पता चल गया आपको। आधुनिक युग में यह लोकप्रिय सिद्धांत है। आधुनिक युग में कौन सा लोकप्रिय सिद्धांत है? सुधारात्मक, जिसमें दंड अपराधी के हित में दिया जाता है। सुधार करने के लिए उसको तो पूछा जा सकता है, जिसमें अपराधी को सुधारने के लिए या उसके हित में दंड दिया जाता है, वह सुधारात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। यह सिद्धांत
इस दृष्टिकोण पर आधारित है कि अपराध की मनोवृत्ति प्रतिकूल सामाजिक स्थितियों में निर्मित होती है। व्यक्ति का अपराधी स्वभाव इस प्रकार की परिस्थितियों में रहने से होता है। यदि उसे उपयुक्त परिस्थिति मिलती है, मनोचिकित्सा उपलब्ध करवाई जाती है, तो उसमें सुधार लाया जा सकता है। यह सिद्धांत मानवतावादी दृष्टिकोण के अनुरूप है। प्रश्न पूछा जा सकता है कौन सा दंड का जो सिद्धांत है वो मानवतावादी दृष्टिकोण के अनुरूप है, तो वह सुधारात्मक। मृत्यु दंड को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करता है। सुधारात्मक जो सिद्धांत है वो मृत्यु दंड को स्वीकार नहीं करता है। आलोचना क्यों की गई है सुधारात्मक की? यद्यपि यह सिद्धांत व्यक्ति की गरिमा की दृष्टि से श्रेष्ठ माना जाता है, परंतु फिर भी कई बार देखा जाता है कि इसके मृदु स्वभाव का फायदा उठाकर अपराधी समाज को हानि पहुंचाते रहते हैं। प्रत्येक अपराध प्रतिकूल परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक कारणों से नहीं होता। कुछ व्यक्तियों में स्वार्थ व लालच की प्रवृत्ति अत्यधिक होती है। क्रूरतम अपराध की स्थिति में इस सिद्धांत की अपेक्षा प्रतिरोधात्मक सिद्धांत अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। यदि कोई क्रूरतम अपराध है तो प्रतिरोधात्मक जो सिद्धांत है दंड देने का वह ज्यादा उचित माना जाता है। तीसरा है प्रतिकारात्मक या प्रतिशोधात्मक सिद्धांत। इस सिद्धांत का उद्देश्य नैतिक नियम की प्रभुता की रक्षा करना। ये उद्देश्य आपको याद रखने हैं, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसलिए नियम भंग करने वाले अपराधी को उसके अपराध के अनुसार दंड भुगतना न्याय संगत है। अरस्तु ने दंड को ऋणात्मक पुरस्कार माना। ये लाइन आपको याद रखनी है। किसने? अरस्तु ने दंड को ऋणात्मक पुरस्कार माना है। जो मनुष्य जानबूझकर नैतिक नियम को भंग करता है वह ऋणात्मक या निषेधात्मक पुरस्कार का अधिकारी है। कांट व हेगेल भी इस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। पूछा जा सकता है कांट व हेगेल किस दंड के सिद्धांत का समर्थन करते हैं? तो प्रतिकारात्मक या प्रतिशोधात्मक सिद्धांत का। इस सिद्धांत में अपराध की गंभीरता के अनुरूप दंड तय किया जाता है। यह आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ, इस बदले की भावना पर आधारित है। कौन सा है बदले की भावना पर? प्रतिकारात्मक। इस सिद्धांत के अनुसार हत्या के लिए मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। इस सिद्धांत के दो स्वरूप है। प्रतिकारात्मक सिद्धांत के कितने स्वरूप है? दो स्वरूप है। एक तो है कठोर, दूसरा है मृदु। यह मत दंड को अपराध के अनुपात में देने की बात करता है। यदि अपराध गंभीर है तो दंड कठोर मिलना चाहिए, हल्का है तो दंड भी हल्का होना चाहिए। मृदु, इस मत के अनुसार दंड देते समय अपराधी की परिस्थितियों पर विचार करना चाहिए। अपराधी की आयु, उत्तेजक परिस्थितियां, अपराध का कारण देखकर दंड का स्वरूप तय करना चाहिए। इसकी आलोचना क्यों हुई? प्रतिकारात्मक या प्रतिशोधात्मक जो सिद्धांत है इसकी आलोचना क्यों हुई? यह सिद्धांत बदले की भावना पर आधारित है। प्रतिशोध को नैतिक नहीं माना जा सकता। इस सिद्धांत में अपराधी के लिए क्षमा का स्थान नहीं है। यह सिद्धांत नैतिक नियम को मनुष्य से ऊपर स्थान देता है जिसे हर परिस्थिति में उचित सिद्ध नहीं किया जा सकता। तो ये भी आलोचना है, वो अच्छी तरह आप याद कर लें, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है मूल्यांकन। दंड के उपयुक्त तीनों सिद्धांत आंशिक रूप से संतोषजनक है। इनका मूल्यांकन किया गया दंड के सिद्धांत का। ये परस्पर पूरक सिद्धांत है। दंड के औचित्य को स्वीकार करने में तीनों स्थितियां होती है। अन्य व्यक्तियों को अपराध करने से रोकना, स्वयं अपराधी के चरित्र में सुधार करना, बुरे कर्मों का उचित फल देना। जब तक मनुष्य समाज में जानबूझकर नियम विरुद्ध कार्य करेंगे, दूसरों के अधिकारों को चोट पहुंचाएंगे, दंड की आवश्यकता समाज में बनी रहेगी। मृत्यु दंड का समर्थन प्रतिशोधात्मक व प्रतिकारात्मक दोनों सिद्धांत करते हैं। ये याद रखना। देखो दोनों सिद्धांत करते हैं मृत्युदंड का, प्रतिशोधात्मक और प्रतिकारात्मक। सिर्फ सुधारात्मक सिद्धांत इसका विरोध करता है। कई देश मृत्युदंड की व्यवस्था समाप्त कर चुके हैं, परंतु सामाजिक व्यवस्था के लिए जघन्य अपराध करने वालों के लिए इसे न्याय संगत स्वीकारा जाता है। अब है इसके क्वेश्चन आंसर। सहज व्यवहार से संचालित होते हैं पशु। सहज व्यवहार से संचालित होते हैं पशु। अधिकार एवं कर्तव्य सार्थक है सामाजिक जीवन जीने वाले मनुष्यों के लिए। अधिकार दिए जाते हैं समाज हित की शर्त पर। व्यक्ति को सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यकता होती है समाज की। समाज में ही व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सकता है। सामाजिक व्यवस्था का समान है मूल कर्तव्य।
प्रत्येक अधिकार अपने साथ कर्तव्य की बाध्यता लाता है। मनुष्य की आदतें हैं। ऐच्छिक कर्म। संकल्प की स्वतंत्रता का उपयोग कब नहीं हो सकता? कर्म करने की क्षमता होने पर, कर्म के संबंध में उद्देश्य की जानकारी होने पर, विकल्पों के अभाव में, उपरोक्त सभी परिस्थितियों में। तुम्हें भेड़ चुराने के लिए दंड नहीं दिया जा रहा, बल्कि इसलिए दिया जा रहा है कि भविष्य में भेड़ें चोरी न हो। यह कथन कौन से सिद्धांत का समर्थन करता है? तो प्रतिरोधात्मक सिद्धांत का समर्थन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दंड ऋणात्मक पुरस्कार है। वेरी इंपॉर्टेंट है। दंड ऋणात्मक पुरस्कार है। कथन का समर्थन करने वाला सिद्धांत है प्रतिकारात्मक। प्रतिकारात्मक। तो दंड के तीनों सिद्धांत है वो आपको याद रखने हैं। कौन सा किस पर लागू होता है ये भी आपको, किसका क्या उद्देश्य है ये भी आपको याद रखना है। तो हमने दर्शन शास्त्र के 1, 2, 3 और 4 पाठ है वो कंप्लीट किए। इन 4 पाठों को आप अच्छी तरह से पढ़ ले में 10 क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे। कक्षा 11 की जो दर्शन शास्त्र है इसमें 10 प्रश्न आपके पक्के हो जाएंगे। आप वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।